इसके बाद हम देखते हैं कि डेटा टाइप का यूज करके वेरिएबल को डिक्लेयर करना और उन वेरिएबल पर कुछ अर्थमेटिकल ऑपरेशन करना, जैसे कि दो वैल्यूज को आपस में जोड़ना, घटाना, उनका मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। तो अभी हम इंटीजर वेरिएबल लेते हैं। सपोज मैंने दो इंटीजर वेरिएबल लिए, एक ए और एक बी। ए के अंदर मैं एक नंबर स्टोर करूंगा, बी के अंदर दूसरा नंबर स्टोर करूंगा, और मैं चाहता हूं कि इन दोनों का जो एडिशन है या जो सब्ट्रैक्शन है उसका जो रिजल्ट है वो किसी तीसरे वेरिएबल में, उसका नाम देता हूं मैं सी, उसमें स्टोर करूंगा। तो मैं तीन वेरिएबल लिए, ठीक। अब ए की वैल्यू मैंने सपोज सेट की 10 और बी की वैल्यू मैं सेट कर देता हूँ 20। तो मैं ए और बी का एडिशन करना चाहता हूँ, ठीक। तो मेरे को सिंपल स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी कि ए प्लस बी, ठीक। सिर्फ इतना सा ही लिखना पड़ेगा कि ए और बी को आपस में ऐड कर देंगे, ठीक। पर ए और बी का जो ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसको मैं चाहता हूँ कि वो सी के अंदर स्टोर हो जाए। तो उसके अंदर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक। तो ये जो इक्वल का जो साइन है वो राइट टू लेफ्ट काम करता है, यानी कि ए इज इक्वल टू 10। तो जो 10 है वो राइट से लेफ्ट वाले वेरिएबल में ए में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। 20 राइट में, बी लेफ्ट में, तो 20 राइट से लेफ्ट साइड में बी में स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से ए प्लस बी सॉल्व होगा, यानी कि 10 प्लस 20, और वो जाकर किस में स्टोर हो जाएगा, आपके स्टोर हो जाएगा सी के अंदर, उसकी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर वापस से आपको स्टेटमेंट लिख देता हूँ आफ्टर क्लियर स्क्रीन कि c इज इक्वल टू ए प्लस बी, और मैं c की वैल्यू प्रिंट करके देखता हूँ, प्रिंट f, ठीक। और यहाँ मैसेज में जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो। मैं लाइन चेंज कर देता हूँ यहाँ पर स्लैश n का यूज करके, सम ऑफ 10 एंड 20। तो 10 किस में स्टोर है, ए में, तो ए की वैल्यू को लेने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, 10 एंड 20 फिर से फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, ठीक, इज इक्वल टू 30, और 30 किस में जाएगा, सी के अंदर। तो फिर से एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर डी, ठीक। और इसके बाद यहाँ पर मैं डबल कोड को बंद करके और वेरिएबल लिख देता हूँ ए कोमा बी कोमा सी, और इसको समझते हैं हम कि ये किस तरह से काम कर रहा है। पहले इसका एक बार रिजल्ट देख लेते हैं, फिर हम इसको समझते हैं। कंट्रोल के साथ F9, कोई एरर आई है, देखते हैं क्या एरर आई है, ठीक। तो आप एरर को फाइंड करके देखिए, प्रिंट एफ हमने सही लिखा है, ठीक। स्टेटमेंट मिसिंग, और इसके अलावा सम ऑफ परसेंट डी ए कोमा बी कोमा सी, ठीक। यानी कि इस लाइन में या इस लाइन के आसपास ये बोल रहा है कि स्टेटमेंट विद सेमीकोलन। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस स्टेटमेंट के बाद हमने सेमीकोलन नहीं लगाया है, कि सी के अंदर आपको हर एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगा दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक। तो देखिए क्या पे लिखा गया, सम ऑफ, सम की स्पेलिंग गलत है तो स्पेलिंग सही कर सकते हो। उसको नहीं पता कि आप सम करना चाहते हो, सब्ट्रैक्शन करना चाहते हो, तो वो तो एज इट इज डिस्प्ले करेगा। इसके लिए कोई भी एरर नहीं आएगी कि सम की स्पेलिंग गलत करिए। वहाँ आप एडिशन भी लिख सकते थे, वहाँ पर आप जोड़ भी लिख सकते थे, जो आपको ठीक लगता वो लिख सकते थे। तो सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो ये मैसेज एज इट इज यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। तो यहाँ हमने क्या किया है कि मैं मैसेज चाहता था सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो 10 कहाँ से आया, इस फॉर्मेट स्पेसिफायर से, जिसने पहले वेरिएबल से ए से डिमांड की कि मेरे को यहाँ अपना नंबर ला के दो। तो ए के अंदर क्या स्टोर था, 10। तो ए के अंदर से क्या गया, 10। दूसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर डिमांड कर रहा है किससे, दूसरे वेरिएबल से, बी से। तो बी के अंदर क्या वैल्यू, 20। तो 20 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। और तीसरा फॉर्मेट स्पेसिफायर डिमांड कर रहा है किससे, तीसरे वेरिएबल से। तो सी के अंदर क्या आ गया, ए प्लस बी। तो ए 10 था और बी क्या था, 20। तो एडिशन हो गया क्या आ गया, सी। तो सी की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। अच्छा, अगर मैं इन वैल्यूज को चेंज कर दूं तो क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो इन वैल्यूज को मैंने यहाँ चेंज करके देखता हूँ कि क्या फर्क पड़ेगा। तो इसको मैंने कर दिया 5 और इसको मैंने कर दिया 65। तो अब आउटपुट क्या आना चाहिए कि सम ऑफ 5 एंड 65 इज इक्वल टू 70। रन करके देखते हैं। तो देखिए सम ऑफ 5 एंड 65 इज इक्वल टू 70। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। क्या इन्हीं वेरिएबल का यूज करके हम और भी ऑपरेशन कर सकते हैं, तो देखिए कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि सी इज इक्वल टू बी माइनस ए या ए माइनस बी, जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक। तो ए माइनस बी, ठीक। तो अब इसके बाद मैं मैसेज देता हूँ कि प्रिंट एफ, लाइन चेंज कर देते हैं हम, ठीक। सब्ट्रैक्शन ऑफ
10 एंड 20 या 5 एंड 65 जो भी नंबर है मेरे को नहीं पता, पर मेरे को तो वैल्यू कहाँ से उठानी है, वेरिएबल से उठानी है। तो मैं वैल्यू फिक्स नहीं कर रहा, वेरिएबल में वैल्यू चेंज होती रहती है। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया है, इज इक्वल टू %d, और फिर से वैल्यू कहाँ से आएंगी, a, b, c, और ये मैंने प्रोग्राम बना के इसको एग्जीक्यूट किया। तो यहाँ देखिए, क्योंकि 5 छोटा था 65 बड़ा था, तो 5 में से 65 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, -60। इसी तरह से आप कोई भी ऑपरेशन आप कर सकते हो, जैसे आपने लिखा c इक्वल टू a मल्टीप्लाई b, तो ये भी आप कर सकते हो a मल्टीप्लाई बाई b, ठीक। तो इसका रिजल्ट भी आपको आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर इस नंबर को थोड़ा सा घटा देता हूँ, इसको कर देता हूँ 2, जिससे कि रिजल्ट छोटे आए, और बड़े रिजल्ट भी आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। मैंने इसको किया कॉपी, और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक। तो यहाँ पर मैंने कर दिया ये क्या आपका मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद मैं डिवीजन भी कर सकता हूँ बिल्कुल, ठीक। c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b, ठीक। आपको डिवाइड के लिए ये साइन, ये वाला डिवाइड यूज करना है आपको, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक। डिवाइड के लिए आपको परसेंटेज का साइन यूज नहीं करना है। जनरली हम मैथ की कॉपी में इस तरह से भी लिख सकते थे, ठीक। पर ये डिवीजन ऑपरेटर नहीं है, ये ऑपरेटर आपका रिमाइंडर ऑपरेटर बन जाता है। इसके बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक। यानी कि जब आप किसी भी संख्या में एक संख्या का भाग देते हो, तो एक तो आता है आपका भागफल, ठीक, और एक क्या आता है नीचे, शेषफल। तो अगर आप इस सिंबल का यूज करोगे तो ये आपको रिजल्ट क्या देगा, शेषफल, ठीक। इसको हम बोलेंगे रिमाइंडर, ठीक। तो रिमाइंडर का ये रिजल्ट देगा, पर हमको तो क्या चाहिए, भागफल चाहिए। तो भागफल के लिए आपको एक भाग का साइन लगाना पड़ेगा। तो भाग का साइन क्या है आपका, तो ये आपका भाग का साइन है, तो आप इस साइन को लगाओगे तो आपका भागफल आएगा। तो हम रिमाइंडर और भागफल दोनों ऐसा करते हैं, एक ही इसमें करके देख लेते हैं, जिससे कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाए। गलती से इसको हम अंडू भी कर सकते हैं। अंडू के लिए आपको ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे तो अंडू हो जाएगा, यहाँ पर अंडू का ऑप्शन है, ठीक। अंडू किया हमने, इसके बाद इसको हम फिर से एक बार और पेस्ट कर लेते हैं, और हम इस बार आपको रिमाइंडर भी कर देते हैं साथ में ही, c इज इक्वल टू a रिमाइंडर b, या इसको m% ही बोला जाता है, c a रिमाइंडर b, ठीक। हाँ, इसको परसेंट भी बोल रहे थे हम जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर रहे थे, ठीक, कि %d, %f, %c। पर जब ये एज ए ऑपरेटर यूज हो रहा है तो इसका काम ही क्या है, शेषफल निकालने का। तो क्योंकि ये शेषफल निकाल रहा है तो इसलिए इसको यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, रिमाइंडर बोल रहे हैं, ठीक। तो इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ठीक। तो इस केस में ये क्या रिजल्ट दे रहा है आपका, डिवीजन का, कि डिवीजन ऑफ दिस, और यहाँ पर ये क्या, ठीक, रिमाइंडर ऑफ दिस, ठीक। तो ये रिजल्ट आए, एक बार रिजल्ट चेक कर लेते हैं। और आपके नंबर्स क्या है, नंबर है आपके 5 और 2। तो रिजल्ट चेक कर लेते हैं हम, कंट्रोल F9 के साथ रिजल्ट देखे। देखिए तो क्या आया कि सम तो क्या आएगा 5 और 2 का 7, बिल्कुल सही है। सब्ट्रैक्शन 5 और 2 का क्या आएगा 3, और मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 5 और 2 का 10, और डिवीजन क्या आएगा 5 और 2 का 2, ठीक। तो अब आप कहोगे कि सर 5 और 2 का डिवीजन तो 2.5 आना चाहिए था, पर यहाँ पर 2 ही क्यों आया, ठीक। क्योंकि ये आपने जो वेरिएबल लिए थे वो दोनों किस टाइप के थे, इंटीजर टाइप के थे, a और b, और रिजल्ट भी आप किस में स्टोर कर रहे थे, इंटीजर टाइप की वैल्यू में स्टोर कर रहे थे। इसलिए यहाँ रिजल्ट भी किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का आया है। अगर आपको रिजल्ट 2.5 चाहिए तो आपको ये नंबर किस टाइप के लेने पड़ते, फ्लोट टाइप के आपको ये नंबर लेने पड़ते। अगर ये नंबर वेरिएबल आपके फ्लोट टाइप के होते तो फिर रिजल्ट भी आपका फ्रैक्शनल में आ जाता, ठीक। रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1, तो आप 2 का भाग 5 में लगाओगे तो 2 दूनी 4, तो शेषफल क्या बचेगा 1। तो बिल्कुल सही है। तो ये आपके 5 बेसिक अर्थमेटिकल ऑपरेटर है। पहला ऑपरेटर है आपका प्लस, जो कि 2 नंबर को जोड़ने का काम करता है, ठीक। इंटीजर नंबरों को आप आपस में जोड़ सकते हो, फ्लोट को भी इंटीजर के साथ फ्लोट भी जोड़ सकते हो, ठीक, किसी भी नंबर को। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर, ये 5 ऑपरेटर है, ठीक। अच्छा सर फ्लोट लेके देखें एक बार, बिल्कुल लेके देख सकते हैं, ठीक। तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो तीनों है इनको हम फ्लोट बना देते हैं, ठीक। फ्लोट बना देते हैं, पर फ्लोट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सभी को %f करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, सिर्फ c को ही फ्लोट कर देते हैं, ठीक। मैं डिवीजन वाले रिजल्ट को ही देखना चाहता हूँ, तो इसको तो मैं इंटीजर ही ले लेता हूँ, ठीक। और c वाले को मैं क्या कर देता हूँ, c वाले को मैं कर देता हूँ यहाँ पर फ्लोट। तो जो मेरा फ्लोट है वो किस टाइप का है, c, ठीक है। और चलिए एक बार थोड़ी सी मेहनत करके ही देख लेते हैं, मेहनत से नहीं बचना चाहिए आदमी को, ठीक, मेहनत करते रहनी चाहिए। तो a, b एंड c, ठीक। और यहाँ पर हम पॉइंट में सिर्फ डिवीजन वाले को चेक कर लेते हैं, बाकी मैं अभी सबको एज ए कमेंट ही बना देता हूँ, जिससे कि आप
वीडियो का, जिससे कि लेंथ लंबा नहीं होगा। ठीक, मैं सभी जगह चेंज करूँगा तो वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इन सब प्रिंट एफ को तो बना देता हूँ कमेंट, और सिर्फ डिवीजन वाले में यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ इसको एफ। ठीक, जहाँ जहाँ परसेंटेज डी लगा हुआ है वहाँ पर मैंने क्या कर दिया है एफ। ठीक, यानी कि अब देख सकते हैं आप ए और बी किस टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के हैं। ठीक, जिसमें मैंने स्टोर क्या किया है 5 और 2, तो आपने स्टोर तो 5 किया है पर ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा 5.0, और बी के अंदर क्या स्टोर किया है 2, ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा 2.0। आप चाहो तो यहाँ पर 0.0 भी ले सकते थे, उसमें कोई भी अंतर नहीं था। ठीक, और जब मैं 2 का डिवाइड करूंगा 5 में तो इस बार रिजल्ट क्या आना चाहिए 2.5। ठीक, तो इस बार फ्लोट है तो हम इसका एक बार आउटपुट चेक करते हैं क्या आउटपुट आता है। एक एरर जनरेट हुई है, एरर को चेक कर लेते हैं क्या है। इलीगल यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट, इलीगल यूज ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट। अच्छा हाँ, ये एक ऑपरेशन होता है कि आप फ्लोट वेरिएबल के ऊपर रिमाइंडर ऑपरेशन नहीं ला सकते। तो क्योंकि मैंने इस लाइन को कमेंट नहीं बनाया है और यहाँ पर ए और बी दोनों फ्लोट हैं और फ्लोट के बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा है रिमाइंडर ऑपरेटर, तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि दो फ्लोट वैल्यू के बीच में रिमाइंडर ऑपरेटर का उपयोग नहीं किया जा सकता, ये इलीगल है। इसलिए हम इसको भी कमेंट बना देते हैं। हम वापस से इसको रन करेंगे, कोई भी एरर नहीं है। तो देखिए क्या आया, डिवीजन ऑफ 5.000, ये हम देख चुके हैं कि फ्लोट जो वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट उसमें डेसिमल के बाद 6 डिजिट तक वैल्यू दिखाई देती है, इसलिए यहाँ पर 5 के बाद 6 जीरो दिखाई दे रही है और 2 क्या आ रहा है 2.5000, और इसको आप प्रिसाइज कर सकते हो। ठीक, प्रिसाइज का मतलब इसको आप अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ आपने मान लीजिए आप चाहते हो कि मेरे को डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही पॉइंट दिखाई दें, तो आप यहाँ क्या लगा दोगे परसेंटेज ऑफ के बीच में 0.2 का यूज करोगे तो डेसिमल के बाद आपको 2 ही पॉइंट दिखाई देंगे। आप फिर से इसको एग्जीक्यूट करके देखिए। ठीक, तो डिवीजन ऑफ 5 and 2 इज 2.50। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में भी रिजल्ट मिल गया। तो अगर आपको फ्रैक्शन में रिजल्ट चाहिए तो आपको वेरिएबल फ्लोट टाइप के लेने हैं। ठीक, और अगर आपको इंटीजर में रिजल्ट चाहिए तो आपको वेरिएबल इंटीजर टाइप के लेने हैं। अगर आप उम्मीद करोगे कि भाई इंटीजर टाइप के वेरिएबल लेके फ्लोट टाइप के रिजल्ट आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है, पर हाँ फ्लोट टाइप के रिजल्ट से इंटीजर रिजल्ट आ सकते हैं क्योंकि वो डेसिमल के बाद 0 शो कर देगा। ठीक, जैसे कि अगर यहाँ पर हम ए की वैल्यू को 4 कर देते, ठीक, तो यहाँ फ्लोट मना नहीं करेगा। ठीक, फ्लोट अपना काम करेगा, बस रिजल्ट क्या आ जाएगा 2.00। ठीक, तो फ्लोट इंटीजर वैल्यू पे काम कर सकता है क्योंकि वहाँ पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा, पर इंटीजर वेरिएबल फ्लोट वैल्यूज पर काम नहीं करेंगे क्योंकि उनकी कैपेसिटी सिर्फ कितनी है कि वो डेसिमल के बाद की वैल्यू को शो नहीं कर सकते, वो एक होल नंबर पर ही काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि आप अलग अलग ऑपरेशन भी आप कर सकते हो। तो आप अपनी तरफ से कुछ प्रोग्राम आप लीजिए और उनको आप करके देखिए। ठीक, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है क्या, इनपुट वेरिएबल फ्रॉम कीबोर्ड। ठीक, कि सर अभी तक जितने भी प्रोग्राम हमने बनाए हैं उसके अंदर जो वैल्यू है वो हम क्या कर रहे हैं यहीं पर जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं यहीं फिक्स कर देते हैं। ठीक है, पर सर मैं चाहता हूँ कि जैसे कैलकुलेटर पे हम काम करते हैं तो उस समय हम कोई भी वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर भी सर ऐसा हो कि मेरे को जो भी वैल्यू ऐड करनी है, ठीक, उसको मैं रन टाइम पर यानी कि जब आपका प्रोग्राम चल रहा है उस समय पर मैं कीबोर्ड से उन वैल्यू को इंसर्ट करूं और फिर उनके रिजल्ट मेरे सामने आए। अगर मैं ऐड करना चाहता हूं तो ऐड हो जाए, सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूं सब्ट्रैक्शन हो जाए। ठीक, जो भी ऑपरेशन मैं करना चाहता हूं वो ऑपरेशन होना चाहिए। तो जैसे कि कंसोल विंडो पर यानी आउटपुट विंडो पर कोई भी आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन है क्या प्रिंट एफ, उसी तरह से कंसोल विंडो पर यानी कि आउटपुट विंडो पर किसी भी तरह का इनपुट लेने के लिए, इनपुट हम किससे लेंगे कीबोर्ड से, एक फंक्शन यूज किया था जिसका नाम क्या है स्कैन एफ। ठीक, स्कैन एफ फंक्शन की हेल्प से आप आउटपुट विंडो पर कोई भी इनपुट ले सकते हो कीबोर्ड की हेल्प से। ठीक, तो आपको यहाँ पर स्कैन एफ फंक्शन में क्या लिखना पड़ेगा, जैसे प्रिंटफ फंक्शन में तो हम क्या लिखते हैं कोई भी मैसेज लिख देते हैं जो कि वहाँ स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है, पर स्कैनएफ के अंदर आपको कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं करना है जबकि कीबोर्ड से इनपुट लेना है। तो इनपुट इंटीजर टाइप की वैल्यू भी हो सकती है, इनपुट आपका कैरेक्टर टाइप की वैल्यू भी हो सकती है, फ्लोट टाइप की वैल्यू भी हो सकती है, या अभी और भी कई सारे डेटा टाइप्स हैं जो हमने नहीं देखे, उस टाइप की वैल्यूज भी हो सकती हैं। अभी सिर्फ हम बेसिक डेटा टाइप इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट की बात कर रहे हैं। तो आपको स्कैनएफ के अंदर ये बताना पड़ेगा कि आप किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हो। तो उसके लिए भी यहाँ पर क्या यूज होगा फॉर्मेट स्पेसिफायर,
कि अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यू का इनपुट ले रहे हो तो आपको %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना होगा, फ्लोट टाइप की वैल्यू के लिए %f और करेक्टर टाइप की वैल्यू के लिए %c। ठीक, अब आपने कीबोर्ड से इनपुट तो ले लिया, पर वो वैल्यू स्टोर कहाँ होगी जाके, तो वो वैल्यू कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर होगी। तो मेमोरी में अगर वो वैल्यू स्टोर हो रही है तो उसका आपको कोई नेम रखना पड़ेगा, यानी कि एक वेरिएबल का नाम रखना पड़ेगा। तो एक बार आप प्रोग्राम को हम लिख के देख लेते हैं। ठीक, मैं ये सारे इन लाइनों को यहाँ से हटा देता हूँ, उसके बाद हम, ठीक, तो यहाँ पर मैं इस बार a और b की वैल्यू इस तरह से ना लेकर कैसे लूँगा, स्कैन से, किस तरह से, ठीक, बिल्कुल ठीक। तो यहाँ मैं एक फंक्शन यूज करूँगा, क्या, स्कैन, ठीक, ये सिर्फ क्या है, एक आपका कमेंट है, इसको मैंने कमेंट बना दिया। स्कैन किस टाइप की वैल्यू लेनी है, सपोज मेरे को इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है, अभी मैं इंटीजर पे ही काम करता हूँ। ठीक, तो मेरे को इंटीजर टाइप की वैल्यू लेनी है, तो स्कैन इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए आपको लगाना पड़ेगा फॉर्मेट स्पेस %d, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं जैसे प्रिंटफ में विद इन डबल कोट्स। और मैं चाहता हूँ ये जो वैल्यू मैंने कीबोर्ड से इंसर्ट की है ये जाके किस में स्टोर हो जाए, एक वेरिएबल किसमें, a में जाके स्टोर हो जाए और सेमीकोलन। ठीक, तो देखिए जब मैं प्रिंट कर रहा था तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या कर रहा था, यहाँ से वैल्यू मंगा रहा था कि आप मेरे को वैल्यू ला के दीजिए, पर यहाँ पर ये क्या करेगा, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर इसको वैल्यू दे देगा कि जो मेरे अंदर जो वैल्यू आई है इंटीजर टाइप की उसको आप a में स्टोर कर लीजिए। ठीक, थोड़ा सा अंतर यहाँ पर आता है प्रिंटफ और स्कैनफ में, कि जब प्रिंटफ में हम वेरिएबल लिखते हैं तो आप वेरिएबल का नाम लिखते हो, यहाँ पर वेरिएबल के साथ आपको एड्रेस का साइन भी लगाना पड़ता है। ठीक, इस एड्रेस के साइन को हम M% भी बोल देते हैं, पर इसको M% बोला जाता है जब आगे के टॉपिक हम पढ़ेंगे पॉइंटर, तब इसका यूज आता है। तो आप इसको अभी समझने के लिए एड्रेस भी बोल सकते हो। ठीक, कि मेमोरी है वो आपकी काफ़ी बड़ी है, उस मेमोरी में कई सारे एड्रेसेस हैं, तो आप उसके किस एड्रेस पर अपने नंबर को स्टोर करना चाहते हो। जैसे कि अगर आपने कीबोर्ड से इंसर्ट किया 10, तो आप चाहते हो कि 10 मेमोरी में इस फलाने एड्रेस पर जाके स्टोर हो जाए, तो उस एड्रेस को रिटर्न करने का काम ये ऑपरेटर करता है, इसका नाम है M% एड्रेस ऑपरेटर। तो थोड़ा सा अंतर है प्रिंटफ में और स्कैनफ में। ठीक, यहाँ सेम है, देखिए विद इन डबल कोट्स आपको लिखना पड़ता है, जैसे यहाँ पर हमने विद इन डबल कोट्स यहाँ लिखा हुआ है। ठीक, जो भी मैसेज है यहाँ आपको मैसेज देना नहीं है, सिर्फ नंबर लेना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर कॉमा लगा के आपको वेरिएबल लिखना है, जैसे हम यहाँ लिखते थे। बस स्कैनफ में आपको वेरिएबल के साथ M% का साइन लगाना है, जबकि यहाँ पर M% का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती। ये सिंटैक्स है, ये आपको फॉलो करने हैं। इसी तरह से मैं डिमांड करता हूँ क्या, दूसरे नंबर की, स्कैनफ। ठीक, तो स्कैनफ और यहाँ पर एक दूसरा नंबर क्या आ गया, %d, इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। ठीक, और यहाँ मैंने दूसरा वेरिएबल ले लिया क्या, b। ठीक, तो जिस तरह से हम प्रिंटफ में, सिंगल प्रिंटफ में मल्टीपल वेरिएबल की वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर कि 3 वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है, स्कैनफ में भी आप मल्टीपल वेरिएबल ले सकते थे, एक बार में ही आप लिख सकते थे %d और a और b की वैल्यू ले सकते थे। ठीक, एक स्कैनफ में कई सारे वेरिएबल की वैल्यू को हम कीबोर्ड से ले सकते हैं। ठीक है, एक बार इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए मैं एक बार इसको बताता हूँ कि सबसे पहले प्रोग्राम में क्या होगा, वेरिएबल बन जाएंगे और ये आते ही आपसे क्या करेगा, कीबोर्ड से एक नंबर मांगने की डिमांड करेगा। ठीक है, तो आपको पहला नंबर देना होगा, फिर दूसरा नंबर और फिर क्या है वो रिजल्ट देगा। तो इसको हम एक बार रन करते हैं, फिर इसको और ज़्यादा हम अच्छे से करेंगे। डिवीजन ऑफ 4 and 2 इज 2.0, ये पुराना आउटपुट आ रहा है। ठीक, मैं इसको एक बार नंबर देता हूँ यहाँ पर 10, एक बार इसको क्लियर करते हैं, नंबर लिखने के बाद 10, दूसरा नंबर दिया मैंने 20 और यहाँ पर देखिए रिजल्ट क्या आ गया, सम ऑफ 10 and 20 इज 30। ठीक, अब स्क्रीन भी क्लियर हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमारा CLR SCR है वो किसके बाद लगा हुआ था, स्कैनफ के बाद लगा हुआ था। ठीक है, आप ध्यान से देखना कि पुराना जो मैसेज था वो डिस्प्ले हो रहा था और वो मैसेज कब हटेगा, जब आपका CLR SCR फंक्शन वर्क करेगा। पर यहाँ पर क्या हुआ कि जो CLR SCR फंक्शन है वो कहाँ पर लगा हुआ था, दोनों स्कैनफ के बाद लगा हुआ था। यानी कि पहले आपको कीबोर्ड से नंबर इनपुट करने थे, उसके बाद CLR फंक्शन ने क्या किया, उस स्क्रीन को क्लियर किया। तो मैं इस CLR SCR फंक्शन को यहाँ ना यूज करके कहाँ यूज करना चाहूँगा, यहाँ यूज करूँगा। जनरली हम सारे वेरिएबल डिक्लेयर करने के जस्ट बाद ही CLR SCR का यूज करते हैं, जिससे कि प्रोग्राम में कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने से पहले आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ मैंने CLR SCR फंक्शन का यूज किया। अब आपसे पहला इनपुट मांगा जा रहा है, तो जब आपसे पहला इनपुट मांगा जाएगा उससे पहले स्क्रीन साफ हो चुकी होगी
और आप पहले इनपुट को इंसर्ट करेंगे। तो वापस से देखिए प्रोग्राम को रन करते हैं। अब ये कर्सर ब्लिंक हो रहा है, ये वेट कर रहा है आपके पहले इनपुट को मांगने का, क्योंकि आपने फंक्शन यूज किया है स्कैनएफ, और किस टाइप की वैल्यू आपको देनी है, इंटीजर टाइप की वैल्यू देनी है। कोई भी वैल्यू आपने दे दी, सपोज 50, और उसके बाद आप स्पेस या एंटर, आप एंटर प्रेस कर सकते हो। फिर दूसरा स्कैनएफ भी वैल्यू मांग रहा है आपसे, ठीक। आपने सपोज इंसर्ट कर दिया 60, और 60 के बाद आपने एंटर डिस्प्ले करना है, एंटर प्रेस करना है। तो 50 कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ए के अंदर, और 60 कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, बी के अंदर। उसके बाद आपने नीचे फॉर्मूला लगा रखा है, C = A + B, ए के अंदर 50 और बी के अंदर 60। 50 और 60 110 ऐड होके किस में स्टोर हो जाएंगे, सी में। तो जब आप प्रिंट कमांड दे रहे हो तो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, 50, दूसरे में 60 और तीसरे में 110, ठीक है। तो ये अब कुछ आपके कैलकुलेटर की तरह है। अभी कंप्लीट कैलकुलेटर नहीं बना है, उसको भी हम धीरे धीरे बनाएंगे, ठीक है। पर ये एक आपने क्या किया है, यहाँ पर रन टाइम पर वैल्यू को इंसर्ट किया है, किससे, यूजिंग कीबोर्ड, ठीक। तो ये हमको समझना है कि कीबोर्ड की मदद से भी हम इनपुट दे सकते हैं और उन पर ऑपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कीबोर्ड की मदद से 50 और 60 ऑपरेशन दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर सर थोड़ा प्रॉपर मैसेज आए 50 से पहले कि एंटर योर फर्स्ट नंबर या इंसर्ट योर फर्स्ट नंबर, और 60 से पहले कि इंसर्ट योर सेकंड नंबर, ठीक। तो मैसेज बिल्कुल आएगा। मैसेज डिस्प्ले करने के लिए क्या यूज करोगे आप, प्रिंटएफ फंक्शन, ठीक है। तो क्योंकि स्कैनएफ फंक्शन तो सिर्फ रीडायरेक्ट करने के लिए है, तो स्कैनएफ फंक्शन का आप यूज करोगे। तो यहाँ मैंने कहा कि एक प्रिंटएफ मैसेज आप दे दीजिए, प्रिंटएफ, ठीक है। और यहाँ मैंने लाइन चेंज करके एक मैसेज दे दिया कि इंसर्ट फर्स्ट नंबर या num1, ठीक, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी मैसेज दोगे वो एच डी नंबर 1। तो ये मैंने एक सिर्फ मैसेज दे दिया और इसको यहाँ पर बंद कर दिया, ठीक। ऐसे ही जब आप दूसरा नंबर स्कैन करना चाहते हो, उससे पहले भी मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिया, ठीक, /n, ठीक, इंसर्ट नंबर 2, ठीक। एक और नंबर मैंने स्कैन किया और ये मैसेज दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आप मैसेज, ये कमेंट है, इनको आप डिलीट भी कर सकते हो, इनका कोई यूज नहीं है। सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है कि पहले आपने नंबर डिजाइन टाइम पर ही लिख लिए थे, फिक्स नंबर थे, वही रिजल्ट आ रहा था। अब आप कोई भी नंबर रन टाइम पर कीबोर्ड की हेल्प से इनपुट दे सकते हो। तो हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कंट्रोल F9 से एग्जीक्यूट किया तो देखिए प्रॉपर मैसेज लिखा आ रहा है, इंसर्ट नंबर 1। कोई भी इंसर्ट आप नंबर कीजिए, आप यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं, इंसर्ट इंटीजर वैल्यू। तो आप कोई भी मैसेज आप दे सकते हो। मैंने यहाँ नंबर लिख दिया सपोज 23, एंटर किया तो क्या मैसेज आया, इंसर्ट नंबर 2, मैंने मैसेज वैल्यू लिख दिया 45, ठीक। तो अब क्या आएगा इसका एडिशन, तो 23 और 45 का जो भी एडिशन है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो सम ऑफ 23 एंड 45 इज 68, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हमने क्या सीखा, कीबोर्ड से वैल्यू लेना सीखा, ठीक। यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिए, ए, बी और सी। ए क्या कर रहा है, आपकी एक वैल्यू को इंसर्ट कर रहा है, बी क्या कर रहा है, दूसरी वैल्यू को स्टोर कर रहा है जो आपने कीबोर्ड से इंसर्ट किया है, सी के अंदर हम दोनों का रिजल्ट स्टोर कर रहे हैं, और फाइनली प्रिंटएफ से क्या हो रहा है, ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप इसके अंदर माइनस ऑपरेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई भी ऑपरेशन आप यहाँ पर कर सकते हो। वो आप एक बार ट्राई करके देखें।